नंबर 95 इज ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। इससे पहले हमने प्रोकैरियोट्स में यानी कि ई कोलाई में ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन देखी है और अब हम यूकैरियोट्स में देखेंगे। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में एक मेन डिफरेंस ये होता है कि प्रोकैरियोट्स में ऐसे ही क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में उसके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। और इसके अलावा ये होता है कि यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स होते हैं तो टाइटली बाउंड होता है सारा डीएनए, वो एज इट इज रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता, बल्कि जहाँ से ट्रांसक्राइब करना होता है वहाँ से उसे ओपन करना पड़ता है कि किसी भी जीन के एक्सप्रेशन के लिए। यहाँ पे डायग्राम में उसने बताया हुआ है कि हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं 4 और उनके इर्द गिर्द इस तरह से डीएनए लिपटा हुआ होता है और इस तरह से ये बिल्कुल बार बार ये यूनिट्स रिपीट होते हैं और हाईली टाइटेंड फॉर्म होती है क्रोमोसोम में। और ये फॉर्म जो होती है दिस इज वर्चुअली इनएक्सेसिबल टू आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ना तो यहाँ पे अटैच हो सकता है और ना ही वो ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले से ओपन किया जाए। ओपन कैसे होता है कि जब कोई सिग्नल आता है सेल में कि इस जीन की एक्टिवेशन होनी चाहिए, तो एक ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर जो है वो जाके बाइंड कर जाता है उस जगह पर जहाँ से उस जीन को एक्सपोज करना है। और इसके अलावा एक तो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर अटैच हो जाता है, इसके अलावा कुछ एसिटाइल ग्रुप्स जाके अटैच हो जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ ताकि वो पॉजिटिव हो जाएं और उनकी जो अटैचमेंट है डीएनए के साथ वो लूज हो जाए और डीएनए जो है वो एक्सपोज हो जाए। जैसे आप यहाँ पे देखें इस जगह से डीएनए जो है वो एक्सपोज हो चुका है। अब में नजर आ रहा है कि डबल हेलिक्स अब अवेलेबल है पॉलीमरेज के लिए। दिस वाज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड और इसके साथ एक क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स भी आगे अटैच हो जाता है। और अब यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर पॉलीमरेज लगेगा और फिर आगे से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगी, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है। 96 इज यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। इसके अंदर वही सारा जो है एक्सप्लेन मजीद उसको ओपन करके एक्सप्लेन किया हुआ है इस पूरे प्रोसेस को। जो कोई भी जीन होती है उसका एक प्रोमोटर रीजन होता है और उस प्रोमोटर रीजन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जिसको आरएनए पॉलीमरेज जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसे पता लग जाता है कि मैंने इस जगह पे अटैच होना है। और टाटा बॉक्स वो जगह है जहाँ पे डीएनए ओपन होता है। डीएनए बिगिंस टू डीनेचर, यानी कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो खुल जाते हैं, क्योंकि वो खुलेंगे तभी तो जाके आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा और फिर वहाँ से एक आरएनए का जो है स्ट्रैंड क्रिएट किया जाएगा। जो यूकैरियोट्स में है आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सिंपली बाइंड नहीं कर सकता, बल्कि उसको मजीद फैक्टर्स की जरूरत होती है, उसे हेल्पर्स चाहिए होते हैं जिनको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का नाम देते हैं। सबसे पहला इनमें से होता है TFIID। तो सबसे पहले जो है ना TFIID जाके अटैच हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कोई एक नहीं होता, बहुत ढेर सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं और वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और इस तरह से एक पूरी आप कह लें सीरीज जो होती है वो अटैच होती है। सबसे पहले TFIID अटैच हुआ है और फिर इसके साथ देखें मजीद जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यहाँ पे B, F, E, H आके अटैच हो रहे हैं और सबसे लास्ट में जो है वो आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा। और अब जो हमारा वो डीएनए था उसकी ये कंडीशन हो चुकी है, सबसे पहले यहाँ से उसको ओपन किया था ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर ने, फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आए, फिर आरएनए पॉलीमरेज 2 आया और इसके साथ क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स। क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स ये काम करता है कि आगे से, क्योंकि जैसे जैसे ये सारा सिस्टम, ये सारी चीज़ें आगे मूव करती हैं, तो आगे से डीएनए अभी भी टाइटेंड फॉर्म में है, उसको क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स ओपन करता जाता है। और जैसे जैसे सब कुछ आगे मूव करता जाता है आरएनए का स्ट्रैंड बनता जाता है जो कि यहाँ से प्रोट्रूड कर जाता है। और जैसे जैसे आगे मूव कर जाएगा ना, पीछे से दोबारा से क्रोमोसोम जो है वो अपनी टाइटेंड फॉर्म जो है क्रोमेटिन की वो उसमें आ जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन्स वापस अपनी जगह पे आ जाएंगी और सारा जैसे स्ट्रक्चर पहले था वैसे हो जाएगा। इसके अलावा मजीद उसको फास्ट करने के लिए इस प्रोसेस को कुछ एनहेंसर्स होते हैं डीएनए के अपने अंदर, लेकिन वो एनहेंसर जो होते हैं ना, जिस जीन को एक्टिवेट करना होता है उससे थोड़े से फासले पे होते हैं, ताकि ऐसे देखें ये डीएनए है और यहाँ पे जो रेड में है ये इसके एनहेंसर्स हैं। तो डीएनए इस तरह से घूम के
वो किसी और जगह से उनकी पोजीशन ऐसे आ जाती है कि वो बिल्कुल उस जीन के टाटा बॉक्स के ऊपर उनकी पोजीशन